हेलो बच्चों। फिजिक्स सीखने के लिए मैथमेटिक्स सीखना जरूरी है और मैथमेटिक्स में भी वेक्टर की समझ होना बहुत जरूरी है क्योंकि जिन क्वांटिटीज के साथ हम डील करते हैं उनमें से बहुत सारी क्वांटिटीज वेक्टर्स हैं, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो उन क्वांटिटीज को डील करने के लिए, उन क्वांटिटीज के साथ कैलकुलेशंस करने के लिए हमें वेक्टर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, उनके ऑपरेशंस की समझ होनी चाहिए। तो ये पूरा जो वीडियो लेक्चर है ये वेक्टर्स के बारे में है। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एक वेक्टर आखिर होता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं है, क्या प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। थर्ड इज एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर्स। देखिए, वेक्टर्स की अपनी एक मैथमेटिक्स है, वेक्टर्स की अपनी एक एल्जेब्रा है। जो ऑर्डिनरी एल्जेब्रा है अर्थमेटिक में, वो वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है नहीं, इसलिए हमें एक नए टाइप की एल्जेब्रा पढ़नी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं वेक्टर एल्जेब्रा। उसमें हमको अंदर क्या पढ़ना है, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो वो जब हम लेक्चर में अंदर जाएंगे तब हम सीखेंगे उनके बारे में, और उसके बाद हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, क्योंकि फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम्स जब तक हम सॉल्व नहीं करते हैं तब तक चीजों का सीखना हमारे लिए आसान नहीं होता है। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई पड़ रहा होगा और इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये जो ब्लॉक है, मान लेते हैं कि इस ब्लॉक को खिसकाने के लिए, यानी कि डिस्प्लेस करने के लिए 1000 न्यूटन फोर्स की जरूरत है। लेकिन ये महाशय जिनका नाम है ए, ये मैक्सिमम 700 न्यूटन का ही फोर्स लगा सकते हैं। तो क्या ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो पाएगा? आंसर है नहीं। अब इनके एक फ्रेंड है जिनका नाम है बी। ये महाशय 400 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं, पर ये कर नहीं रहे हैं, ये तो दूर खड़े हुए हैं। मेरा क्वेश्चन है कि अगर बी को बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि आप फोर्स लगाइए, तो क्या ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाएगा? तो इसका आंसर है हाँ और नहीं दोनों, क्योंकि ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। अगर बी इस तरफ से पुश करते हैं तो डेफिनेटली ये ब्लॉक डिस्प्लेस नहीं होगा, लेकिन अगर बी इस तरफ से डिस्प्लेस करते हैं और एक का साथ देते हैं तो फोर्स हो जाएगा 1100, यानी कि 1100 न्यूटन, और ये ब्लॉक आसानी से डिस्प्लेस हो जाएगा। यहां पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि बी को जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है, तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये ब्लॉक डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब है कि डायरेक्शन बताना जरूरी है। ऐसी ही क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर कहते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड को बताना तो जरूरी है ही, साथ ही साथ उनकी डायरेक्शन बताना भी उतना ही जरूरी है। दिस काइंड ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करना और डायरेक्शन एक्सप्रेस करने से कोई वेक्टर नहीं हो जाता, एक और गुण होना चाहिए। अगर क्वांटिटीज के अंदर ये तीसरा गुण मौजूद नहीं है तो ये जरूरी नहीं कि क्वांटिटी वेक्टर हो। और वो तीसरी प्रॉपर्टी है कि उस क्वांटिटी को वेक्टर की एल्जेब्रा को फॉलो करना चाहिए, मस्ट फॉलो वेक्टर एल्जेब्रा। तो तीन चीजें क्या हो गई, एक हो गया मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड हमें बताना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तीसरा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताने के साथ साथ ये इंश्योर कर लेना होगा कि वो क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है या नहीं। अगर वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर नहीं कहला सकती। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है
और डायरेक्शन भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पे एक वेक्टर क्या है? एक वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। साथ ही साथ ये भी इंश्योर कर लीजिए कि वो वेक्टर की अलजेब्रा को, यानी कि वेक्टर की जो मैथमेटिक्स है अपनी, उसको वो क्वांटिटी फॉलो करती है या नहीं करती। हमारा तीसरा पॉइंट है हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। अब हमें ये तो पता ही चल चुका है कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें? तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और उनमें से बेस्ट ऑप्शन है कि हम वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करें। एरो से ही क्यों? क्योंकि एरो डायरेक्शन को आसानी से दिखा सकता है और उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एरो की लंबाई से रिप्रेजेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको 10 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट करना है और ये 10 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ की तरफ काम कर रहा है। तो हम इस 10 न्यूटन के लिए एक लंबाई चूज करेंगे। मान लीजिए हमने 10 न्यूटन के लिए लंबाई असाइन कर ली से 2 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हम क्या करेंगे? 10 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सेंटीमीटर लंबा एरो बनाएंगे और उसकी डायरेक्शन रखेंगे नॉर्थ को। अब यहीं पर अगर मान लीजिए मुझे एक और फोर्स रिप्रेजेंट करना हो, मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन और उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। तो 7 न्यूटन के लिए हम फिर क्या लेंथ चूज करेंगे? ध्यान रखिए कि मैग्नीट्यूड और लेंथ आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मतलब 10 न्यूटन के लिए अगर 2 सेंटीमीटर है तो 1 न्यूटन के लिए कितना हुआ? 0.2 सेंटीमीटर। इसलिए 7 के लिए 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 न्यूटन के लिए मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, 10 न्यूटन के लिए 2 सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन के ये सिंपल यूनिटरी मेथड्स, 1 न्यूटन के लिए 0.2 सेंटीमीटर। तो 7 न्यूटन के लिए कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर एक 1.4 सेंटीमीटर लंबा एरो बना देंगे ईस्ट की तरफ। इस प्रकार से एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय एन एरो। एक दूसरा ऑप्शन भी, हम वेक्टर को बेसिस वेक्टर के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये काम हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो हम डेविएट हो जाएंगे अपने रास्ते से। तो अभी नहीं करेंगे, बाद में इसको करेंगे। इससे पहले बहुत कुछ सीखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो बातें हमने सीख ली। पहला, एक वेक्टर होता क्या है। दूसरा, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर की तरफ। बड़ा टॉपिक है, इसमें हमें काफी कुछ सीखना है। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स को सीखने के लिए पहले हम एक सवाल पर चलते हैं। एक क्वेश्चन है, सिंपल एक सवाल है और हम इस सवाल का आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को ले चलेंगे अलजेब्रा की तरफ। यहाँ पर सवाल ये है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, येलो कलर से दिख रहा होगा आपको। ये जो ब्लॉक है इसमें दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। मैं वेक्टर के तौर पर बार बार फोर्सेस को ही ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि फोर्सेस के अलावा बाकी क्वांटिटीज वेक्टर नहीं होती, बहुत सारी और क्वांटिटीज भी हैं, लेकिन फोर्सेस को फील करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए मैं फोर्सेस को ले रहा हूँ। तो एक ब्लॉक है जिसपे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक 5 न्यूटन का और एक 5√3 न्यूटन का। और ये दोनों फोर्सेस मान लेते हैं परपेंडिकुलर है सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये ब्लॉक अपने ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? 5√3 न्यूटन या फिर 5 न्यूटन या फिर कुछ और वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा भी तो किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा? क्योंकि इस पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट फोर्स कितना और किस तरफ लगेगा। दैट इज आवर प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन हम करें उससे पहले हमें कुछ सीखना है। तो हम चलते हैं ट्रायंगल लॉ पे और वापस हम इस प्रॉब्लम पर आएंगे जब हम ट्रायंगल लॉ को सीख लेंगे। सो व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर आप एक वेक्टर
को ट्राइंगल की एक साइड से रिप्रेजेंट करें और एक दूसरा वेक्टर है इसको ट्राइंगल की दूसरी साइड से रिप्रेजेंट करें, तो जो ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड होगी, मतलब इनिशियल टेल से फाइनल हेड तक, ये जो क्लोजिंग साइड है ये दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और हम जानना चाहते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक ही साथ काम कर रहे हैं, मान लो ये फोर्सेज ही हैं वही वाले हमारे 5 न्यूटन और 5√3 न्यूटन, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा ये हम समझना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले वेक्टर को जैसा है वैसा ही ड्रॉ कर देना है एरो के थ्रू, दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के सिर पे बैठा देना है, मतलब बी वेक्टर को ए वेक्टर के हेड पे लगा देना है। ध्यान रहे कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जितना मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से उसकी लेंथ बनानी है, ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन मेंटेन करके रखनी है, आपको वेक्टर को रोटेट नहीं होने देना है। और ऐसा करने के बाद मतलब एक वेक्टर को दूसरे के सिर पे लगाने के बाद आपको क्लोजिंग साइड ड्रॉ कर देनी। ये जो क्लोजिंग साइड है ना, यही इन दोनों के रिजल्टेंट को मतलब आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। और रिजल्टेंट को हम लोग जनरली इस तरीके से लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पर ध्यान रहे ये प्लस का मतलब मैग्नीट्यूड्स को जोड़ना नहीं है। प्लस का मतलब है हम इसको पढ़ेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन इसका मतलब है कि रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, वी आर नॉट जस्ट एडिंग द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी, ये ध्यान रखना है। अभी प्रॉब्लम करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्या कहता है ट्रायंगल, एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, पहले वेक्टर को ट्रायंगल की एक साइड पे रख दिया, दूसरे वेक्टर को दूसरी साइड पर रख दिया, जो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। या दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे पास दो वेक्टर हैं और हम उनका रिजल्टेंट जानना चाहते हैं। पहला जो वेक्टर है उसको बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में छेड़छाड़ किए ऐसे ही लगा दिया, दूसरे वेक्टर को पहले के हेड पे लगा दिया बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में छेड़छाड़ किए। जो तीसरा वाला वेक्टर को जो क्लोज करेगा उस ट्रायंगल को, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करने का मतलब कि उसकी जो लंबाई होगी, येलो कलर का जो वेक्टर आपको दिख रहा है, इसकी लंबाई रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है और इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप लोग वापस अपनी प्रॉब्लम पर चलते हैं जो हमने इससे पहले देखी थी, क्लैरिटी आ जाए। फिर से आ गए यहाँ पर। अब देखिए 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक 5 न्यूटन का है एक 5√3 न्यूटन का है। हमें इसका ट्राइंगल लॉ का डायग्राम ड्रॉ करना है। अब डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, तो उसके लिए सिंपल है, 5 न्यूटन के लिए हम लोग 5 सेंटीमीटर लंबा एरो बनाएंगे। ठीक, ये आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी लेंथ चूज कर सकते हैं, बस रेशियो मेंटेन करके रखना है। तो ये हो गया। दूसरा, अब इस ये तो हो गया 5 न्यूटन का, और इसकी डायरेक्शन के साथ देखिए हमने कोई समझौता नहीं किया है, राइट की तरफ बनी थी बिल्कुल वैसे ही बनानी। मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन के लिए मैंने 5 सेंटीमीटर चुना है, तो ये मान लीजिए कि जो एरो मैंने बनाया है वो 5 सेंटीमीटर लंबा। राइट, अब क्या करने वाले हैं, अब इसके हेड पर हम 5√3 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेंगे। दैट मीन्स, और उसकी डायरेक्शन के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले, डायरेक्शन जैसी वैसी रहेगी। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा मतलब 5√3 सेंटीमीटर लंबा एरो हम यहाँ बनाएंगे। दिस इज 5 तो ये 5 न्यूटन हो गया, ये आपका 5√3 न्यूटन हो गया। जाहिर सी बात है कि यहां पर 5 न्यूटन के लिए मैंने क्या लिया, 5 सेंटीमीटर, यहां पर क्या लिया 5√3 सेंटीमीटर। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्लोजिंग साइड ड्रॉ, दिस इज द क्लोजिंग साइड। और अब हम इसकी लेंथ को मेजर करेंगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ज्योमेट्रिकली आप सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको करना नहीं है, लेकिन मान लीजिए इसको किसी तरीके से मेजर कर लिया, तो जो भी इसकी लेंथ आएगी, अगर मान लीजिए अभी तो हमें पता ही चल जाएगी कि राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस से पता लग जाएगी, तो चलो पता लगा लेते हैं, पाइथागोरस से ही सही पर पता लगा लेते हैं।
अगर पाइथागोरस नहीं लगेगी तो ज्योमेट्रिकली मेजर करना पड़ेगा स्केल लेकर के। तो कितनी हो जाएगी, रूट 5 स्क्वायर, और 5√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू 3। 5 आपका बाहर आ गया, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 10 न्यूटन का है। लेट अस राइट 10 न्यूटन। मतलब ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, जिसमें मैंने टिक लगाया है, ये अपने ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ऊपर के दो ऑप्शंस जो लिखे थे मैंने, उनको आप क्रॉस कर दीजिए, अब बचे नीचे के दो ऑप्शन। सवाल ये अभी भी बना हुआ है कि ये जो फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो। तो क्या हम ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, इस एंगल को चलिए हम अल्फा कह देते हैं। कैन वी कैलकुलेट दिस एंगल अल्फा। तो आंसर है हाँ, बिल्कुल। tan अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमें दिख रहा है 5√3, एंड बेस 5 है, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू √3 आ गई, और इससे अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। लेकिन ये 60 डिग्री कहाँ का एंगल है, कहाँ से लिया है, 5 न्यूटन से। इसका मतलब है कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन गलत। तो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि ट्रायंगल लॉ का रोल क्या है। जल्दी से चीजों को एक बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। ओके, तो फाइनली हमें रिजल्टेंट मिल गया, और रिजल्टेंट कितना है उसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड हो गया उसका 10 न्यूटन, और ये जो एंगल है, ये एंगल हमको मिल चुका है, ये है 60 डिग्री। तो हमें पता चल चुका है कि जो रिजल्टेंट है वो 5 न्यूटन फोर्स से 60 डिग्री एंगल पे है, और वैल्यू जो फोर्स की है मींस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ब्लॉक इज 10 न्यूटन, and the direction of that force is at an angle 60 degree from the force of 5 न्यूटन। अब ये मेथड आपको अगर थोड़ा थकाऊ लग रहा है तो डोंट वरी अबाउट दैट, अगले लेक्चर में हम इसकी शॉर्ट ट्रिक डेवलप करेंगे, मतलब फॉर्मूला डेवलप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।